नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नोएडा की एसडीएम दुर्गा को शक्ति विहीन करने पर अखिलेश सरकार अब घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि माफिया लखनऊ में राज चलाते हैं और उन्हीं के इशारों पर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन हुआ है। आज लखनऊ में दुर्गा को सस्पेंड करने के फैसले पर आईएएस लॉबी ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मुलाकात के दौरान दुर्गा भी मौजूद थी। उन्होंने अपने निलंबन को गलत बताया। वहीं इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष का यह आरोप है कि महिला आईएएस का निलंबन यह साबित करता है कि अखिलेश सरकार को ईमानदारी से काम करने वाले अफसर मंजूर नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके दबाव में हुआ आईएएस दुर्गा का निलंबन? कहीं इसकी वजह अखिलेश सरकार पर माफियाओं का दबाव तो नहीं? लखनऊ में सत्ता के राजमहल में बैठे मठाधीशों ने महिला आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को जो इनाम दिया, उससे एक बार फिर ईमानदारी ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर दम तोड़ दिया। इस सवाल की गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ने लगी कि एक जांबाज महिला अफसर को आखिर किस गुनाह की सजा दी गई। दुर्गा को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का गुनहगार माना गया या फिर रेत माफिया की जिंदगी हराम करने का? सच तो यह है कि भ्रष्ट से त्रस्त भारत ये मानने को तैयार नहीं कि दुर्गा को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की वजह से शक्ति विहीन कर दिया गया। ये खेल है खनन माफिया का, जिसके इशारे पर लखनऊ में पत्ता हिलने का आरोप है, जिसकी वजह से ईमानदारी सत्ता की चौखट पर बेमौत मरती है। इसी कड़ी में आईएएस एसोसिएशन के साथ ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा भी लखनऊ पहुंची और अपने साथ हुई नाइंसाफी की गुहार सरकार की चौखट पर लगाई। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन से विचार करेगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में सबसे कमाई के पूत हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जिले। ये 3 जिले कुबेर का खजाना है, जहां पसंदीदा अफसरों की तैनाती का आदेश सीधे सत्ता के राजमहल से आता है। सरकारें बदलने से इन जिलों में अफसर बदल जाते हैं और भ्रष्ट तंत्र के रास्ते में आने वाले अफसरों को ठिकाने लगा दिया जाता है। इस बात की तस्दीक करता है ये बोर्ड, जिसमें ग्रेटर नोएडा में पिछले 16 साल में 22 एसडीएम बदल गए। ये बात ग्रेटर नोएडा का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कौन खादीधारी माफिया है जिसका यमुना और हिंडन के किनारे अवैध रेत का धंधा है। इसलिए जब बात सरेआम हो तो दुर्गा के तबादले पर अखिलेश सरकार का कटघरे में खड़ा होना लाजमी है। जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये अगर अखिलेश सरकार का रुख है और मुलायम का यही अगर नारा है तो देश ही देख रहा है। इस महिला अधिकारी के कार्यों की सराहना करने की बजाय मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको इसकी सजा, इस ईमानदारी की सजा उनको सस्पेंड करके और बेइज्जत करके दे दी। उत्तर प्रदेश में वैसे भी शांति व्यवस्था के बारे में अनेक लोगों को आपत्ति थी, शिकायत थी कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है और अपराधियों के मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और उनका निलंबन होना तो बहुत गलत संदेश गया है। सवाल है कि जिस सांप्रदायिक तनाव की दलील दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या उसमें कोई दम भी है? जिस धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का दोषी दुर्गा को माना गया, वो दीवार अवैध तरीके से बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि सार्वजनिक जमीन पर निर्माण से पहले स्थानीय प्रशासन की इजाजत जरूरी होगी। ऐसा नहीं है कि दुर्गा ने सिर्फ एक ही अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की, बल्कि उसने अपने इलाके के कई गैर कानूनी निर्माणों पर बुलडोजर चलवाया। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दुर्गा के निलंबन की जो दलील दे रहे हैं, वो किसी के गले नहीं उतर रही। बहुत सारी ऐसे भी मामले होते हैं जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहां गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए, तो ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप भी कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप भी कह रहे हो सख्त निर्णय ले लिया, तो मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते हैं।
फिलहाल महिला आईएएस दुर्गा पर कार्रवाई के बाद अखिलेश सरकार चौतरफा गिर गई है। देखना है समाजवादी सरकार माफिया के आगे घुटने टेकने के आरोप से कैसे बेदाग साबित होती है। ग्रेटर नोएडा से यूसुफ और अरविंद ओझा के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। और इस घटना के बाद तो बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर किसके साथ है, अपराधियों के साथ या जो ईमानदार अधिकारी हैं उनके साथ। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ दलील दी गई है सूबे के मुखिया की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। विपक्षी दलों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए, और खुद आईएएस दुर्गा क्या कह रही है पूरे मामले में, सुनिए सर आप। आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और मेंबर्स थे, वो आज अभी आके हमसे मिले थे मुख्य सचिव के उसमें, और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं वो यंग अधिकारी हैं, अभी 11 माह की से सेवा हुई है, तो इतने यंग अधिकारी हैं अभी, उनको साथ ही सस्पेंशन जो ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए और इस संबंध में जो घटना है उसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करा के देख लिया जाए कि इसकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और उनसे निर्णय प्राप्त करेंगे। बहुत सारी ऐसे भी मामले होते हैं जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहां गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए, तो ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप भी कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप भी कह रहे हो सख्त निर्णय ले लिया, तो मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। कि जब से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है तब से यहां शुरू से ही दिन प्रतिदिन हर मामले में हर स्तर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ती ही चली जा रही है। इम्प्लिसिट धमकियां तो होती ही हैं, लेकिन मैं अकेले इसको जंग को नहीं लड़ रही हूँ। हमारा पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। और इस पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह भी हैं, आईएएस रह चुके हैं आप, और एक ईमानदार और कड़क आईएएस अधिकारी के तौर पर आपकी पहचान रही है। आपके कई ऐसे एक्शन थे जिनकी लगातार चर्चा भी हुई, मीडिया में सुर्खियां भी बनी। तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। बुक्कल नवाब साहब, पहला सवाल आपसे ही है मेरा, क्या आप लोग लूट का समाजवाद लाने में जुटे हुए हैं, जहां पर एक आईएएस को ईमानदारी से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उसकी सजा दे दी गई? देखिए, ऐसा है कि आप जो है वो जितनी भी अच्छाइयां होती है वो तो दिखाई नहीं जाती। जो हमारे मुख्यमंत्री एक से एक अच्छाई पे अच्छाई करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका दिन ब दिन हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है। बुक्कल नवाब साहब, नहीं मतलब ये बुक्कल नवाब साहब आप विषयांतर हो रहे हैं। मैंने बहुत ही सीधा सा सवाल आपसे पूछा है, मैंने बहुत ही सीधा सवाल आपसे पूछा। इस मामले में ये जो एक्शन है वो क्या दिखाता है? ये एक्शन सिर्फ यही दिखाता है कि जो भी ये हुआ है दुर्गा शक्ति जी के साथ में, अगर ये गलत हुआ है तो ये निर्णय वापस भी लिया जाएगा। लेकिन आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, तस्वीर के दूसरा रुख नहीं देख रहे हैं। अगर वहां के ऊपर अगर वाकई जिस तरीके से वहां पर दीवार जो थी वो कादलपुर के अंदर जिस तरीके से वहां बनाई गई थी और जिस तरीके से वहां गिराई गई है, वो भले सही थी गलत थी उसका निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन अगर सामुदायिकता अगर वह फैल जाती, 2014 का चुनाव हमारे सामने है, हमारे आंखों के सामने है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने ये बात कह दी कि 2014 के चुनाव की तरफ आपकी निगाह है। बहुत ही ईमानदारी से आपने ये बात कबूल कर ली कि 2014 के चुनाव की तरफ आपकी निगाह है। अगर सांप्रदायिक तनाव होता तो नहीं, उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ता। अरे नहीं, खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, उसका दूसरी पार्टियां फायदा उठाती। हाँ, मतलब वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है ना आपको? कितने लोगों के साथ क्या हो जाता? बुक्कल नवाब साहब, वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है। हमने राजनीति को खत्म किया है, हमने राजनीति को खत्म किया है। हमने 1 बजे रात तक के प्रशासनिक ऑफिसर जितने बैठ के बाकायदा उसमें निर्णय लिया गया है दुर्गा शक्ति जी के लिए, इस बात का कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद में उनको जो है उनको निलंबन उनका हमने किया है, शनिवार को किया है। ठीक है। और हमने इस बात को देखते हुए किया है कि ये बात आगे ना बढ़े और सामुदायिक शक्तियां जो है इसका फायदा न उठाए। ये दरअसल को हमारे यूपी जो है बुक्कल नवाब साहब, ये बात आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव वाली बात कहीं है नहीं। दरअसल जमीनी हकीकत कुछ और थी, वहां पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी थी जो जिस तरह से आप लोगों ने एक्शन लिया। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, अपनी बात रखिएगा। बाबा हरदेव सिंह का रुख करना चाहेंगे। आप आईएएस रह चुके हैं, आपकी पहचान एक ईमानदार और कड़क अधिकारी के तौर पर रही। उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो रवैया है वो क्या जाहिर करता है?
खनन माफिया पर एक आईएएस ने लगाम कसने की कोशिश की, उन्हें ही सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आईएएस में जाने से इनकार कर दिया था। मैं पीसीएस में भी बना रहा, पीसीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा 7 साल तक, 8 साल तक। उस हैसियत से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सस्पेंशन हुआ है वो गलत है। सस्पेंशन की एक प्रक्रिया होती है। वस्तुतः जब कोई किसी पर आरोप, अधिकारी पर आरोप लगाता है, कोई एलिगेशन लगाता है, तो उसकी प्रारंभिक जांच पहले होती है। प्रारंभिक जांच में उस अधिकारी को भी मौका रहता है अपनी बात कहने का। अब जब रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर गहराई से अनुशीलन करके उस रिपोर्ट का, और उसके बाद अगर आरोप इतने गंभीर होते हैं कि उस आरोप के सिद्ध होने पर किसी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, तब निलंबन की कार्रवाई की जाती है। और निलंबन के साथ आरोप पत्र देना अनिवार्य हो गया है। वो निलंबन के साथ आरोप पत्र नहीं दिया जाता। वर्तमान प्रकरण में तो इतनी जल्दीबाजी दिखाई गई कि संभवतः प्रारंभिक जांच भी नहीं कराई गई, जो कि सरकार अगर चाहती तो एक घंटे के अंदर प्रारंभिक जांच भी हो जाती। डीएम को निर्देश जाता है, वो जाके किसी अधिकारी को मौके पर भेज दे और उसकी रिपोर्ट आके उस पर गंभीरता से चिंतन होता। बहुत जल्दबाजी की गई। हम इनकी बात का यही जवाब दे रहे हैं कि डीएम की अध्यक्षता में रात के 1 बजे तक के मीटिंग हुई है और सारे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी है सब उसके अंदर बैठे हैं और बैठ के निर्णय लेके बाकायदा लिखा पढ़ी के अंदर ये सब कुछ निलंबन ऐसे ही नहीं हो गया कि ओरली नहीं हो गया कि जबान में कह दिया निलंबन हो गया तो हो गया। ये तो ऐसे बात कह रहे हैं जैसे लगता है कि ये प्रशासन नहीं है, ये कोई खेल है क्या। बाकायदा लिखा जितना भी हुआ है सब लिखा पढ़ी के अंदर हुआ है। और हम ये भी कह रहे हैं अगर ये गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो इसको मतलब इसको वापस भी लिया जा सकता है, वापस भी लिया जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा बड़ी लग रहा है कि फैसले की वजह से भगवान न करे, ईश्वर, जो आलोचना हर तरफ हो रही है, सरकार घिर गई है, ये एक बड़ी वजह है कि आपका नरम रुख देखने को मिल रहा है कि ये फैसला वापस हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, हम वापस हो सकता है फैसला, हम इसलिए हम कह रहे हैं कि अटेंडेंस जो फैसला हमारा लिया गया है, अटेंडेंस जो फैसला हमारा लिया गया है, रात के 1 बजे फैसला लिया गया है। 1 बजे के मतलब समझते रात का 1 बजे 8 AM 8 बजे 1 बजे हमारा फैसला लिया गया है। और इसी बात पर लिया गया है कि अगर ये मतलब इनको निलंबन दे देते तो यहाँ पर सामुदायिक शक्तियां जो है वो अपना फायदा नहीं उठा पाएंगी, वरना हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये आग लगने से जलने से बच जाएगा। मुकल नवाब साहब, हालांकि जमीनी हकीकत ऐसी कुछ नहीं थी जो बातें आप कह रहे हैं, कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई थी। और जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं हम लोग भी वहीं बैठे हैं, नोएडा से ही हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। तमाम पत्रकार यहाँ पर रहते हैं, फिल्म सिटी यहीं पर है जहां पर कोई इस तरह की सूचना यहाँ पर नहीं थी। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का दरअसल ये आदेश है कि अवैध निर्माण जो भी है, खास तो धार्मिक इमारतें ही क्यों ना हो, उसे तोड़ा जाए, उसे डेमोलिश किया जाए। क्यों नहीं? आखिर अगर ये काम किया एक आईएएस अधिकारी ने तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी ना, कि उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकारी ही जमीन थी या ग्राम सभा की जमीन थी, और फिर वहां पर धर्मस्थल जो था वो ऑलरेडी वहां पर बना हुआ था। धर्मस्थल की दीवार की बात हो रही है, धर्मस्थल बनाने की बात नहीं हो रही है, ये दीवार की बात हो रही है। यहाँ पर दीवार गिराई गई है या धर्मस्थल नहीं गिराया गया है। चलिए ठीक है, इस बात आप मतलब दोनों में कंट्रोवर्सी होती है कि एक धर्मस्थल गिराया जा रहा है, एक दीवार गिराई जा रही है। और दीवार का मतलब जिस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं, अभी जो महीना चल रहा है, ये पावन महीना चल रहा है, 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है। रात तक के आदमी जागता है, रात भर जागता है, दिन में चाहे सो जाए, रात में नहीं सोता है। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग तो सरकार में हमको झेलना पड़ेगा, हम झेलेंगे सुबह शाम रात दिन। हम रात नींद हराम होगी, फैजाबाद आप देख चुके हैं किस तरीके से बढ़ाया गया है। किसी और तरफ आप इस बहस को ले जाना चाह रहे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। पहले अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं किस तरीके से खनन माफिया सक्रिय है नोएडा और आसपास के इलाकों में। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे के असगरपुर गांव में हैं। यमुना नदी से सटा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर अवैध खनन का धंधा सबसे ज्यादा फलता फूलता है। आप देख पा रहे हैं जो रेता है यमुना किनारे से लाकर इसको यहाँ पर जमा किया गया है और फिर उसके आप देख पा रहे हैं जो डंपर है, इन डंपरों, इन बड़े बड़े ट्रकों के जरिए यहाँ से ये जो रेता है वो दूसरे इलाकों में सप्लाई किया जाता है। अवैध खनन का ये पूरा धंधा जोरों शोरों से चल रहा है और इसमें बाकायदा
जो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस की बात की जाए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बड़े बड़े अधिकारी वो भी शामिल है। अगर आपको बता दूं, अगर यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग के लिए आता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो माफिया हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, और अगर कोई ईमानदार अफसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे धमकी दी जाती है। दुर्गा शक्ति नागपाल की बात की जाए तो उन्होंने भी यही काम किया था। जो रेत माफिया थे उन पर छापेमारी की थी, और उसके बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था। जिन पुलिस वालों की इससे कमाई होती थी उनमें हड़कंप मच गया था। उसके बाद पूरा जो रेत माफिया है उन्होंने पूरी लॉबिंग के तहत सरकार में बैठे कुछ लोगों से बात की। उसके बाद दुर्गा शक्ति नागपाल का बहाने से तबादला करा दिया गया। तो कहीं न कहीं जो रेत माफिया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पूरी तरीके से सक्रिय है, और एक बड़ी लॉबिंग वो काम करती है। और कोई ईमानदार अफसर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसका अंजाम जैसा दुर्गा शक्ति नागपाल ईमानदार IAS महिला के साथ हुआ वैसा ही होता है, तबादला कर दिया जाता है। कैमरामैन अभयनाथ के साथ अरविंदो झा, नोएडा ग्रेटर नोएडा असगरपुर गांव से न्यूज़ 24। तो सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हम यही कर रहे हैं कि क्या रेत माफियाओं के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की IAS दुर्गा शक्ति नागपाल ने, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है? आखिर उन्हें क्यों आनन फानन में सस्पेंड कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबा हरदेव सिंह PCS अधिकारी रह चुके हैं, आप उनसे भी हमारी बातचीत होगी। बुक्कल नवाब साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपकी जानकारी में यह बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये आदेश दिया है कि अवैध निर्माण अगर किया जाए, चाहे धार्मिक स्थल के इर्द गिर्द या वहां अंदर भी क्यों ना किया जाए, उसे डेमोलिश करे, यह प्रशासन का कर्तव्य बनता है। यही किया था दुर्गा शक्ति नागपाल ने। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में भी आप लोगों की आस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारी पूरी आस्था है। न्याय और न्यायपालिका का सम्मान करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम न्याय और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन जो भी ये घटना हुई है ये कादलपुर के अंदर, ये इससे जो है किसी भी तरीके के जो सामुदायिकता जो थी आगे फैल सकती थी, बढ़ सकती थी, जो कि आज नहीं फैली, आज नहीं बढ़ी। आज ये देखिए कि मतलब अगर उनको खाली हटा देने से और पूरा अगर यहाँ पर दंगा हमारा रुक रहा है और रुक गया है तो ये एक अच्छी बात हुई है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। कल को वहां कुछ हो गया होता। राजीव त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं? आज आप क्या कहते हैं? राजीव जी बोलिए। बुक्कल नवाब साहब नमस्कार, राजीव त्यागी बोल रहा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सीधा सीधा बिल्कुल। मैं भी राजनीतिक पार्टी से हूं, आप भी राजनीतिक पार्टी से। बताइए 21वीं सदी में ये कब तक चलेगा कि अवैध रूप से मंदिर और मस्जिदों का निर्माण, अवैध रूप से मस्जिद और मंदिरों का निर्माण, गुरुद्वारों का निर्माण, चर्चों का निर्माण सरकारी संपत्तियों में होगा और नदियों के बहाव के अंदर होगा? इस तरह की चीजें कब तक चलेंगी? और कब तक ईमानदार लोग बाग, ईमानदार अधिकारी जो आपको करीब 83 लाख रुपए का रिवेन्यू उस महिला अधिकारी ने दिया, आपको 83 लाख रुपए यूपी सरकार के कॉफर्स में डालने का काम किया, ऐसे लोगों को सजा कब तक मिलती रहेगी? मेरे दो प्रश्नों का जवाब दीजिए प्लीज। मैं ना हिंदू की मंदिर की बात कर रहा हूं ना, और ना मुसलमान की मस्जिद की बात कर रहा हूं। बोलिए बुक्कल नवाब। अब राजनीतिक लोगों को आगे आना होगा इस चीजों के लिए। सुन लेते हैं। हाँ बोलिए बुक्कल नवाब साहब। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर एक सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि अगर आज दुर्गा शक्ति नागपाल जी को निलंबित नहीं किया गया होता तो अगर वहां पर ये खनन का कार्य चल रहा था तो ये क्या मतलब कि ये चलता रहता? हमारी तो 16 महीने सरकार हो चुकी है। आज मतलब ये 16 महीने के बाद बताया जा रहा है हमको कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है। अब 16 दिन के पहले बता देते, जैसी सरकार चली थी वैसे ही बता देते कि अवैध खनन हो रहा है। मतलब आपकी सरकार सही काम नहीं कर रही है। बुक्कल नवाब साहब, आपकी सरकार का प्रशासन पे कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ये बयान देके तो आप खुद फंस रहे हैं बुक्कल नवाब साहब। प्रशासनिक अक्षमता है इसका मतलब। सरकार प्रशासनिक रूप से आप बिल्कुल अक्षम सरकार है, चला रहे हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। अगर आपको 16 महीनों में ये पता नहीं चला
कि अवैध खनन हो रहा है, रिवेन्यू लॉस हो रहा है, और उस रिवेन्यू में लॉस होने से आम आदमी को जेब में ज्यादा डलने का काम आपको पता नहीं, आपको ये पता चला है, आपको पता चला है कोयला घोटाले का, आपको जो पता चला है कोयला घोटाले का सीबीआई की रिपोर्ट का पता चला है, पहले क्या 1 मिनट क्या 21वीं सदी में मंदिर मस्जिद की लड़ाई ऐसी चलती रहेगी? राजीव जी, अब हम विषयांतर हो रहे हैं। दरअसल बुकल नवाब साहब, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह भी हैं, आप पीसीएस अधिकारी रह चुके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या अधिकारियों के मनोबल पर इसका असर नहीं पड़ेगा? जो ईमानदार अफसर है, जो कि गिने चुने हैं, मुट्ठी भर है, वो क्या आगे डरेंगे नहीं इस तरह से एक्शन लेने में? देखिए, मैं इसमें थोड़ा तथ्य बताना चाहूंगा। शासन के बहुत पहले आदेश हो चुके हैं, 8-10 साल पहले के आदेश हैं कि किसी भी स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बिना शासन की अनुमति के नहीं बनेगा, और ग्राम समाज और सरकारी जमीन पर तो कोई निर्माण कर ही नहीं सकता। अगर कहीं निर्माण हो रहा था और उस अधिकारी ने जाके उसको रोका या गिराया, तो उसका संवैधानिक दायित्व था, उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। और अगर ईमानदार अधिकारियों को इस तरह से दबाया गया, निलंबित करके हतोत्साहित किया गया, तो जो सुशासन की कल्पना की जा रही है कि हम सुशासन देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे अधिकारी ही सुशासन लाते हैं, चलिए, तो अच्छे अधिकारी अगर दंडित होंगे तो सुशासन की कल्पना सब बेकार की कल्पना है। ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो अधिकारी गण हैं, जो वहां महत्वपूर्ण स्थान पर है, उनको पहल करनी चाहिए। अगर ऐसा प्रकरण आया भी था तो उनको पहले रोकना चाहिए कि पहले तथ्यों को ले लीजिए।